हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से हम शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक के टॉपिक को जो है यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो शिक्षण सहायक सामग्रियां थी उनको मैंने कंप्लीट कराया था। 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियां थी। एक तो आपका श्रव्य था, दूसरा दृश्य था और उसके बाद तीसरा जो था श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो इन तीनों शिक्षण सहायक सामग्रियों को मैंने काफी डिटेल में माइंड मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाए, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एग्जाम 2022-23 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज सारी वीडियो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसी प्रकार से आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये सहायक सामग्रियों के चयन में ऐसे कौन से फैक्टर आते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक जो है कैसे शिक्षण सहायक सामग्री को चयन के दौरान प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि शिक्षण सहायक सामग्री के चयन हेतु कोई नियम नहीं होता है। नियम का मतलब कोई रूल नहीं होता कि आप इस तरह की टीचिंग कर रहे हैं तो ये जो आपके सहायक सामग्री है टीचिंग से रिलेटेड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह की टीचिंग में चाहे तो आप हर प्रकार के जो आपके शिक्षण सहायक सामग्री है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर कि शिक्षण सहायक सामग्री के चयन हेतु कोई नियम या रूल नहीं बताया गया है कि इस तरह की टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये जो सहायक सामग्री है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सभी स्थितियों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो जो आपके दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्रियां हैं वो किस लिए जो है उपयोग किया जाता है टीचिंग में, तो प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी रूप से बच्चों को समझ में आ जाए, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं और टीचिंग जिससे आपकी आसान हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार से जो है यहां पर शिक्षण को प्रभावित या शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को जो है प्रभावित करते हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। पहली बात तो ये याद रखना है कि इसका कोई नियम नहीं है कि इस टीचिंग मेथड में आपको ये सहायक सामग्री इस्तेमाल करना है। इसलिए आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किस प्रकार की है, विद्यार्थी किस तरीके से समझना चाहते हैं और कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का आप इस्तेमाल करेंगे कि शिक्षण आपका प्रभावी हो, तो ये आपको डिसाइड करना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो उस दौरान आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर विद्यार्थी सीखना चाहते हैं और किस किस जो है यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल हो सकता है। तो आई होप कि 2 मिनट मैंने समय लिया लेकिन इसको क्लियर करने का प्रयास किया। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, यानी कि अधिक आपको प्रभावी परिणाम प्राप्त करना है टीचिंग का तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। किसके लिए? शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन के दौरान। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर आपको बताया है यहां पर कि सही सहायक सामग्री का चयन करना। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सहायक सामग्री का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब आप टीचिंग करेंगे तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीखना चाहते हैं। वो लेक्चर के मेथड से अगर अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप जो ऑडियो आपके सहायक सामग्रियां उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन वाले जो आपके दृश्य सहायक सामग्री है उस तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं तो आप उस तरह के जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सही सहायक सामग्री का चयन आपको जब टीचिंग करेंगे तभी पता चल पाएगा। उसके बाद से मैंने बताया कि चयनित सहायक सामग्री का सही संयोजन, यानी संयोजन का मतलब एक सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। जो भी सहायक सामग्री है अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में भी जो है ये सहायक सामग्री आपको हेल्प नहीं करेंगी और टीचिंग को इफेक्टिव नहीं कर पाएंगी। तो सहायक सामग्री का सही संयोजन भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग, यानी एक क्रम से, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी सहायक सामग्री जिसके बारे में विद्यार्थी परिचित न हो, उसके समझ को जो है अपने अंदर
विकसित न कर पाएं कि ये आखिर सहायक सामग्री किस प्रकार से जो है टीचिंग में उनको हेल्प कर रही है या कुछ टॉपिक को समझने में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उचित क्रम में आपको सहायक सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए। आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने माइंड मैप क्रिएट कर रखा है, और शिक्षण सहायक सामग्रियों को चयन करने के दौरान ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, उन सभी फैक्टर को यहाँ पर मैंने मेंशन करके जो है माइंड मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत आपका शिक्षार्थियों की संख्या आती है, यानी कि अगर कम बच्चे हैं तो आप उस स्थिति में टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव कर लेते हैं और मैक्सिमम बच्चों के फीडबैक भी ले लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। लेकिन वही संख्या जब बड़ी हो जाती है तो आपको टीचिंग में समस्या आती है। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षार्थियों की संख्या जब बड़ी हो तो उस स्थिति में किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से विषय वस्तु का जो स्वभाव होता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक्स हैं किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सहायक सामग्रियां हैं जिनका हम इस्तेमाल करके टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है या बायोलॉजी है, तो इस तरीके के सब्जेक्ट में जो है आप मॉडल्स का, आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका विषय वस्तु कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से शिक्षार्थियों का स्वभाव, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव आप देखते हैं कि कभी कभी क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्लास का लेक्चर चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। तो उनके ध्यान को एंगेज करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि किस पर्पज से जो है यहाँ पर शिक्षण हो रहा है, एजुकेशन के लिए हो रहा है या किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो रहा है, तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप यूजीसी नेट पेपर 1 को इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेपर 1 में आपका अच्छा मार्क्स आए, और उसके साथ ही साथ जो है नेट क्लियर करें, नेट के साथ जेआरएफ क्लियर करें। तो आपके पास उद्देश्य होता है तैयारी करने का, उसी प्रकार से शिक्षण का भी अपना उद्देश्य होता है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से मैंने बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता, यानी कि आप सभी को पता है कि हर स्कूल में हर प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं है। अगर आप मॉडर्न स्कूल में जाए जहां पर बहुत सारी फीसेज ली जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे तो बहुत तरह के प्रोजेक्टर आपको मिल जाएंगे, डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, मैग्नेटिक बोर्ड मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा। लेकिन वही आप जहां कम फीस वाले स्कूल्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, तो वहां पर आपको शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता में समस्या हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें है अपेक्षित मूल्य, और इनको एक एक करके एक स्लाइड में, जैसे कि मैं शिक्षार्थियों की संख्या के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताने का प्रयास करूंगा। विषय वस्तु का स्वभाव, इसको कैसे ध्यान में रख के आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको बहुत ही पेशेंस रख के जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आपको अच्छे तरीके से देखते जाना है और समझते जाना है, और जो नहीं समझ में आए तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप चुपचाप रह गए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करता हूं। और हर दिन मैं प्रयास यही करता हूं कि कंटेंट को बेहतर और आसान बनाया जाए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं, और सबसे पहले हम इसमें शिक्षार्थियों की जो संख्या है उससे जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षार्थियों की संख्या अगर कम है या ज़्यादा है तो कैसे आप जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन कर सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में सबसे पहले मैंने शिक्षार्थियों का स्वभाव जो आपका फैक्टर है उसको मेंशन कर दिया, बाकी उसके नीचे आपके शिक्षार्थियों की संख्या वाला फैक्टर भी है, तो दोनों को हम देख लेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया कि शिक्षार्थियों की संख्या को पहले हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शिक्षार्थियों के स्वभाव को पहले जान लेते हैं कि इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग कैसे आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रिंटेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं, यानी जो प्रिंटेड मीडिया होती है, जो लिखित बुक्स होती हैं, चाहे मैगजीन्स कह लीजिए, तो वो ज़्यादातर शिक्षित लोगों के लिए होती हैं, यानी जो उनके बारे में जानकारी बेहतर रखते हैं, तभी वो उनके बारे में समझ पाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा कम उसकी जानकारी रखता है, कम ज्ञान है, तो वो प्रिंटेड मीडिया को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। इसमें मैंने यही बताया कि जबकि चित्र, प्रतीक और प्रदर्शनीय वस्तु कम साक्षर लोगों के लिए होती है, यानी जिनको कम ज्ञान है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो उनके लिए आप चित्र वाले जो बुक्स होती हैं या जो जिसमें फिगर्स बने होते हैं उस प्रकार की जो है
वस्तुएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने चार्ट आपको बताया था। तो शिक्षार्थियों का स्वभाव जिस प्रकार का है, यानी कि ज़्यादा उनको नॉलेज है, तो आप उस स्थिति में उस प्रकार के सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बारे में कोई इमेज नहीं है अभी माइंड में कोई टॉपिक के बारे में, तो उस स्थिति में आप जो है चित्र, प्रतीक और प्रदर्शनी जो आपके शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर शिक्षण स्वभाव के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है स्टूडेंट्स की। उसके बाद से आपका आता है शिक्षार्थियों की संख्या। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अधिक हो तो वीडियो या व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने यही बताने का आपको प्रयास किया है कि यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अधिक है तो उस स्थिति में वीडियो या व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे आप देखते हैं कोचिंग्स में अगर आप जाते होंगे तो आज के समय में अगर जो बढ़िया कोचिंग्स होंगी तो डिजिटल बोर्ड का आजकल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कोचिंग्स में व्हाइट बोर्ड यानी जिसका व्हाइट पूरा इंटरफेस होता है उसमें मार्कर से लिखा जाता है। तो अगर 30 से अधिक वहां पर कोचिंग में संख्या होती है तो आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से विजिबल चीजें नहीं हो पाती हैं जो कुछ लिखा होता है। तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न कर सकते हैं। यानी जैसे लाइव क्लास आप देखते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप डिजिटल बोर्ड पे सारा कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप इंटरनेट के द्वारा जो है क्लास उनका ले सकते हैं डिजिटल बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से बस आपको ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में और जब शिक्षण चल रहा है तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट का बस इतना ही सार है, इतना ही पूरा आप कह लीजिए कि निचोड़ है कि आपको बस ये समझना है कि टीचिंग के दौरान चाहे आप कॉलेज के प्रोफेसर बन रहे हो, चाहे आप जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इंटर कॉलेज के बच्चे को पढ़ा रहे हो, ध्यान में यही रखना है कि शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता हमारे स्कूल में किस प्रकार से है। अगर है भी उपलब्धता तो टीचिंग के दौरान किस शिक्षण सहायक सामग्री का हमें इस्तेमाल करना है और किस सब्जेक्ट में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके हम टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं और बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले स्लाइड में अगला जो हमारा फैक्टर है इसमें उसको भी जान लेते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में हम जानेंगे शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। देखिए शिक्षण के उद्देश्य के अकॉर्डिंग भी जो है आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता रहना चाहिए कि हर व्यक्ति का या हर विद्यार्थी का अपना शिक्षण का अलग उद्देश्य होता है। किसी को एग्जाम क्रैक करना है, किसी को जॉब पाना है, किसी को अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो अपना अपना उद्देश्य होता है हर तरीके का। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य में मैंने आपको यही बताया कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन के अनुसार श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। और शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? एक टीचर यही चाहता है कि विद्यार्थी का जो बिहेवियर है या जो उसका पूरा स्वभाव है उसमें वांछनीय परिवर्तन हो जाए, यानी वो पहले से बेहतर हो जाए। एक शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत यही चाहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन के अनुसार श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। यानी कि उसका परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई बच्चा है विजुलाइज करके सारी चीज़ों को देखता है तो आप चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुन के बेहतर तरीके से सीख सकता है तो आप जो है रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो किस प्रकार से टीचिंग वहां पर चल रही है, बच्चे या विद्यार्थी किस प्रकार से जो है वहां पर सीखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, या सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु का स्वभाव कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने इसमें बताया कि शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः जो है आपका यहाँ पर होता है सबसे पहला सोच या ज्ञान। यानी आप जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञान आप बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान अपने ज्ञान कोष को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, ये भी एक आपका शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दृष्टिकोण या अनुभूति, यानी किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु या जो भी आपके जो इस पृथ्वी पे या इस जगत पे जो कुछ भी चल रहा है, कोई घटनाक्रम हो रही है, वो कैसे हो रही है उसको जानने के लिए भी जो है लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरे बताने का बस यही मतलब है कि शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत मुख्यतः
हम विद्यार्थी की सोच और ज्ञान को जो है बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ उसके दृष्टिकोण या अनुभूति, चीज़ों को समझने के बारे में जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कार्य या कौशल से संबंधित आपका ये उद्देश्य, यानी कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए जो है हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, अपने कौशल को जो है बेहतर करना चाहते हैं। तो ये कुछ शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये भी जो है आपके शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसको चयन करने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि अगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को, दर्शक या श्रोतागण को सिर्फ महत्वपूर्ण विषय पर सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं तो रेडियो या टेलीविजन का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर प्रदर्शन विधि से या कुछ देख कर ही जो है आप दिखाकर बच्चों को अच्छे तरीके से कोई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो उस स्थिति में चार्ट, मॉडल्स और अन्य जो शिक्षण सहायक सामग्रियां उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों या दर्शक जो हैं या श्रोतागण कह लीजिए, किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचित उनको करना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप रेडियो और टेलीविजन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं, आप देखते हैं मन की बात रेडियो के द्वारा करते हैं। उनको पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनसे कनेक्ट करना है या उनके अपने जो विचार हैं, जो भी महत्वपूर्ण बात है उनको लोगों तक पहुंचाना है तो वो रेडियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई भी जो भी मतलब आपको बड़ी संख्या में अगर लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, कोई सूचना देना है तो आप रेडियो या टेलीविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार कैसे आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में देखिए मैंने विषय वस्तु के स्वभाव के बारे में और सहायक सामग्री की उपलब्धता, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको माइंड मैप में भी क्लियर किया, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए विषय वस्तु का स्वभाव, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब्जेक्ट कैसा है, कंटेंट कैसा है, टॉपिक क्या है, आपका विषय क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें आप जो है मॉडल्स का, इस तरीके की जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप बच्चों को वो अनुभव दे सकते हैं जो कि रियल में वो चीज़ को दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसके मॉडल के थ्रू जो है उनको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट या विषय वस्तु के अनुसार कैसे आपको शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन करना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो उस स्थिति में चयन के समय में आप जो है थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे जब शिक्षण सहायक सामग्रियों का आप चयन करते हैं। देखिए इसमें मैंने यही बताया कि यदि विषय वस्तु अधिक कठिन या अज्ञात हो तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी अज्ञात या कठिन का मतलब बहुत समझ से परे, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं विद्यार्थियों को, तो उस स्थिति में आप श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से मैंने यहाँ पर सहायक सामग्री की उपलब्धता के बारे में बताया। जैसे कि बताया कि हर स्कूल में जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपलब्धता एक समान नहीं होती है, तो उस समय में कैसे आप इन सहायक सामग्रियों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्रियों का उपलब्ध होना आवश्यक है। ये अगर नहीं है तो शिक्षण आपका प्रभावित होगा। जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट, जैसे कि बायोलॉजी हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया और अन्य जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, उनसे रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल इक्विपमेंट कह लीजिए या उनके जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं अगर उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में थोड़ा वो टॉपिक या उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में टीचर को दिक्कत आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों को वो बेहतर ढंग से नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आपका शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपलब्धता भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन में। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है उस माइंड मैप की, जो मैंने आपको दृश्य साधन सहायक सामग्रियों के बारे में आपको बताया था। तो देखिए इसमें आपका चार्ट है, मानचित्र है, मॉडल्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, आपका ग्राफ है, फिर उसके बाद से आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, फ्लैश कार्ड है, तो ये सभी आपके दृश्य सहायक सामग्री हैं। तो ये मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है जिससे रिलेट करके आपके ये सभी सहायक सामग्री की उपलब्धता होना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो उस स्थिति में शिक्षण आपका प्रभावित हो सकता है। तो आई होप कि इतना सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको अपेक्षिक मूल्य बताए, यानी कि ये जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं इनका मूल्य भी एक लिमिटेशन में होना चाहिए। अगर बहुत कॉस्टली होंगी तो सभी विद्यालय कह लीजिए कॉलेज इसको परचेज नहीं कर पाएंगे कॉस्टली होने के कारण। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बन जाता है शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन में। काफ़ी महंगा होगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, और जब खरीद नहीं पाएंगे तो उसके बाद से इसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने यही बताया कि प्रभावी सहायक सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए
महंगी होगी तो स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट जो है इसको खरीदेगा नहीं, और उसके बाद से फिर जब खरीदेगा नहीं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से मैंने बताया कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री चयन एवं उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आपके शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, उनकी नीड है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनको जो है परचेज करना चाहिए। उस पर कितनी जो है राशि या पैसे कह लीजिए खर्च होता है कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट कह लीजिए, जहां पर भी आप पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कहीं भी इवन पढ़ा रहे हैं, तो इन शिक्षण सहायक सामग्रियों के ऊपर कितनी राशि जो है खर्च हो रही, ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपचिक मूल्य भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपको। आज की इस वीडियो में हमने शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक को देखा। इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करते हैं। इसमें मैंने आपको विषय वस्तु का स्वभाव मैंने बताया, इसके बाद से मैंने शिक्षार्थियों का स्वभाव बताया, शिक्षण के उद्देश्य बताया। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन को प्रभावित करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करता हूं कि सब कुछ अच्छे तरीके से आपको कवर कराऊं। तो देखिए, अगर बुक्स के बारे में बात करें, आज मैं बुक्स के बारे में भी कुछ आपको बता देता हूं कि मैं 2-4 बुक मेरे पास है फिलहाल में। मेरे पास जो है ज़्यादातर मैं जिस बुक का इस्तेमाल करता हूं कंटेंट बनाने के लिए, वो टी.एस. मदान की बुक है। वो दोनों लैंग्वेज में आती है, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। इसके साथ ही साथ मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन की भी पेपर 1 की बुक है, अरिहंत की भी बुक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक बुक आती है वो भी है। तो मेरे पास 4 से 5 जो है बुक है, और जो सबसे जिसमें बेस्ट कंटेंट होता है उससे मैं यहाँ पर कंटेंट तैयार करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंटेंट भी तैयार करने के लिए कंटेंट का रिसोर्स क्या है, कहाँ से आप कंटेंट लेते हैं, कैसे आप कंटेंट तैयार करते हैं, तो मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया। पारदर्शिता होना चाहिए कि कहाँ से आप कंटेंट जो है ये सब कुछ हमें करा रहे हैं। तो ये सारी कुछ बुक्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जिसमें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिलेबस दिया गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं किताबों में से जो है कह लीजिए सभी किताबों का इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ पर, जहां से बेस्ट कंटेंट आपका निकल जाए। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। बुक के बारे में भी मैंने बता दिया। बेस्ट बुक में अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छी बुक मुझे टी.एस. मदान की लगी। दोनों लैंग्वेज में है, आपकी हिंदी और इंग्लिश में, और आपको यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आप अगर परचेज करना चाहो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगा। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो बुक है, जैसे कि मैंने आपको सभी बुक के नाम लिया, और आपको जो अच्छी लगती है बुक जो है आप उसको परचेज करके जो है अपनी स्टडी चालू कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, सभी बुक की शायद रिव्यू भी आपको मिल जाए, अलग अलग एजुकेटर के द्वारा उसकी रिव्यू की गई होगी। तो जो आपको अच्छी लगती है आप उस बुक को परचेज करिए और पूरी बुक को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ जाइए। पेपर 1 में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और सजेशन है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करिए। निश्चित ही आपको पेपर 1 में अच्छे मार्क्स गेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व कर जाते हैं। मैथ वाला सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अपने पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन लेवल जो है उसी प्रकार का रहता है। एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी बुक से रिलेटेड, और किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास या एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार का कंटेंट और इससे भी बेहतर कंटेंट मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और ये सारा कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेरा बस उद्देश्य यही है कि आप अपने एग्जाम में जो है बेहतर परफॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है गेन करें और नेट जेआरएफ दोनों क्रैक करें। बस यही हमारा उद्देश्य है, और हम इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हर दिन जो है कंटेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और डेली मैं करंट अफेयर के वीडियो भी आपको 2 से 3 मिनट का जो है प्रोवाइड करता हूं, तो उसको भी आप डेली देख सकते हैं। तो करंट अफेयर भी आपका वहां से कवर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।